the aspirants on our channel Guide IAS Pieces. Today's topic is Buddhism. Okay, so we will go through again on this topic while doing art and culture. In today's lecture, we will just gain some basic understanding as we have done in the topic of Jainism. ठीक है, so let's get started. तो सबसे पहले कोई भी रिलीजन है तो हम ये जान लेते हैं कि उस रिलीजन को स्टार्ट किसने किया था. हाँ ठीक है, स्टैब्लिश किसने किया था. तो गौतम बुद्धा, ये नाम सब जानते हैं. बाय बर्थ इनका नाम सिद्धार्थ था. ठीक है, और ये क्षत्रिय थे. बाय बर्थ ये क्षत्रिय थे. इनका बॉर्न हुआ था 563 बीसीई में, नियर लुम्बिनी. लुम्बिनी के पास, नियर कपिलावस्तु. ये जो प्लेस है हमारी, ये नियर नेपाल बॉर्डर है. एज मेंशन इन द एनसीईआरटी. ओके, नियर नेपाल बॉर्डर. और इनकी डेथ हुई थी 483 बीसीई में कुशीनगर में. कुशीनगर कहाँ है? कुशीनगर देवरिया डिस्ट्रिक्ट में है. देवरिया डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश. ओके, फिर से जो सिद्धार्थ थे या गौतम बुद्धा थे, आगे हम इनको गौतम बुद्धा ही बोलेंगे या सिर्फ बुद्धा. तो इनका बर्थ हुआ था 563 बीसीई में इन लुम्बिनी नियर कपिलावस्तु, और डेथ हुई थी 483 बीसीई में कुशीनगर में. ठीक है, ये जो कुछ टॉपिक्स है, लाइक पूरा एंशंट हिस्ट्री है, और इसमें स्पेशली जैनिज्म, बुद्धिज्म, हर साल ही वैसे सवाल आते हैं. और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीजें क्या होती है, या तो इनका आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन इम्पोर्टेंट है, या फिर दूसरा टर्मिनोलॉजीज जो होती है, ये जो वर्ड होते हैं, कई बार ये वर्ड्स दे देते हैं, नाम दे देते हैं इनके डिसाइपल्स वगैरह के. ठीक है, इनके फॉलोअर्स के बुक्स का नाम दे देते हैं, और जस्ट मैच कॉलम करना होता है, या इनकी फिलोसफीज दे देते हैं. ठीक है, आपको ये याद रहना चाहिए कि बुद्धिज्म की क्या फिलॉसफी थी, जैनिज्म की क्या फिलॉसफी थी. फॉर एग्जाम्पल, जैसे जैन्स थे, वो गॉड को मानते थे कि गॉड एग्जिस्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये बुद्धिज्म सेक्ट एज सच कुछ नहीं मानता था कि गॉड जैसा कुछ भी एग्जिस्ट करता है. ठीक है, तो ये सब डिफरेंसेस हैं जो पता होने चाहिए. ठीक है, तो अब वापस आते हैं. तो महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है, ये टर्मिनोलॉजी का. इसका मतलब ये है कि जब इन्होंने डिसाइड किया था कि अब हमें एसेटिक बनना है, ठीक है, तो एट द एज ऑफ 29 इन्होंने अपना घर छोड़ा था. ओके, तो घर छोड़ते ही इन्होंने पहला काम ये किया था कि अपने हेयर्स जो थे, पूरी तरह से पूरे हेयर्स को कट करवा के, और सिंस ये प्रिंस थे तो इन्होंने प्रिंसली क्लोथ्स पहने हुए थे, ज्वेलरीज पहनी हुई थी, तो अपने हेयर्स के साथ अपने प्रिंसली क्लोथ्स और अपनी ज्वेलरीज, इन तीनों चीजों को अपने फादर को रिटर्न कर दिया था. और ये सिंबलाइज करता था कि अब हम सारा भी राज्य वगैरह सब कुछ त्याग रहे हैं. ठीक है, अब हमें प्रिंस या किंग नहीं बनना है, अब हम एक एसेटिक की लाइफ जिएंगे. तो इस प्रोसेस को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं. ओके, बेसिक डॉक्ट्राइन इनकी जो सबसे मतलब जिसकी वजह से पूरी बुद्धिस्ट फिलोसफी जिस पे बेस्ड करती है, वो है वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो. अभी हम लोग इसको आगे इनकी डॉक्ट्राइन में डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, एंड पीपल आर सफरिंग ड्यू टू डिजायर. इनका कहना ये था कि जो भी ह्यूमन बींग्स के डिजायर्स हैं, उसी की वजह से सॉरो है. मतलब आप इच्छा करेंगे तभी दुख है, कोई आप इच्छा ही नहीं रखेंगे तो कोई दुख ही नहीं होगा, कोई सॉरो ही नहीं रहेगा. ये इनकी बेसिक है. और आप ये देख सकते हैं कि कितनी ही सिंपल डॉक्ट्राइन है, तो डेफिनेटली इट विल गेन फॉलोअर्स. ओके, तो मगधा रीजन में पीपल ने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्ड किया था, और ये इसका मेन रीजन ये था कि वहाँ के जो भी किंग्स थे, फॉर एग्जाम्पल अशोका द ग्रेट, ठीक है, इन्होंने पैट्रोनाइज किया था बुद्धिज्म को. ठीक है, विद इन हम अगले अपने लेक्चर्स में ये भी देखेंगे कि मौर्यन डायनेस्टी में कि अशोका ही वो फर्स्ट किंग थे जिनकी वजह से बुद्धिज्म रिलीजन जो है प्रोपागेट हो पाया विद इन दूसरी कंट्रीज में भी. ठीक है, इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में देखेंगे. और इनके कुछ डिसाइपल्स हैं जिनके नाम जान लीजिए, क्योंकि इस तरह के नाम देके एग्जाम में आते हैं सवाल. सारीपुत्ता, महामोगलन, महाकच्छना. ठीक है, सारीपुत्ता, महामोगलना, महाकच्छना. ओके, और फिर ये टर्मिनोलॉजी आ जाती है धर्म चक्र परिवर्तना. इसका मतलब क्या है, जब इनको 12 इयर्स के बाद, मतलब 12 इयर्स की मेडिटेशन जो इन्होंने बोध गया में की थी, ठीक है, आफ्टर 12 इयर्स मेडिटेशन अंडर पीपल ट्री इन बोध गया, जब इनको सारी नॉलेज
का एक्वायरमेंट हो गया था, ये इनलाइटेंड हो गए थे 12 सालों के बाद, इनलाइटेंड हो गए थे। तो इन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर जो है डिलीवर किया था अपने डिसाइपल को। वो कहाँ किया था? सारनाथ में। सारनाथ वाराणसी में है, बनारस में। ओके। और ये बोध गया हमारा बिहार में है। ठीक है। तो 12 इयर्स के मेडिटेशन के बाद ये इनलाइटेंड हो गए थे बोध गया में। उसके बाद इन्होंने अपना फर्स्ट जो है लेक्चर और फर्स्ट जो है नॉलेज वगैरह जो भी इन्होंने गेन किया था उसको डिलीवर किया था। इस प्रोसेस को हम लोग, ये जो फर्स्ट डिलीवरिंग ऑफ नॉलेज थी, फर्स्ट टीचिंग थी अपने डिसाइपल्स को, इसको हम लोग धर्म चक्र प्रवर्तना कहते हैं। ठीक है। निर्वाणा क्या है? ये जो एनलाइटनमेंट हुआ इनका, इस प्रोसीजर को निर्वाणा कहते हैं। और महापरिनिर्वाणा क्या है? महापरिनिर्वाणा जब इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है। अब डेथ को महापरिनिर्वाणा क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि ये माना जाता है कि बुद्धा जी अपनी डेथ के बाद पूरी तरह से लाइफ और डेथ के सर्कल से, मतलब लाइफ और डेथ के सर्कल को ये छोड़ चुके थे। ठीक है। तो इस प्रोसीजर को इसलिए महापरिनिर्वाणा बोलते हैं। निर्वाणा बोलते हैं जब ये लाइटेड हुए थे। धर्म चक्र प्रवर्तना बोलते हैं जब इन्होंने अपना फर्स्ट लेक्चर डिलीवर किया था अपने डिसाइपल्स को। ठीक है। कहाँ किया था? सारनाथ, वाराणसी में। ओके। आगे बढ़ते हैं। इनकी जो डॉक्ट्राइन है उसमें 4 नोबल ट्रुथ है। अभी हम देखते हैं कि 4 नोबल ट्रुथ क्या है। और इस 4 नोबल ट्रुथ, यानी जो ऊपर के हमारे सौरव थे, जो अभी हमने ऊपर पढ़ा कि लाइफ में जो भी सौरव है, डिजायर है, उन सबको ओवरकम करने के लिए बुद्धा जी ने अष्टांगिका मार्ग दिया था। मीन्स 8 वेज दिए थे। 8 तरीके थे जिनसे आप, मतलब जिनको आप फॉलो करके अपने डिजायर्स वगैरह पे पूरी तरह से कंट्रोल पा सकते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं 4 नोबल ट्रुथ क्या थे। तो 4 नोबल ट्रुथ थे दैट लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। ठीक है। इनका कहना यह था कि लाइफ फुल ऑफ सॉरो है। क्यों है? ड्यू टू डिजायर्स। ये हमारा सेकंड नोबल ट्रुथ था। थर्ड नोबल ट्रुथ क्या था? यू कैन ओवरकम ऑन योर डिजायर्स। यू कैन ओवरकम ऑन योर डिजायर्स। ठीक है। और ये आप करेंगे कैसे? बाय फॉलोइंग अष्टांगिका मार्ग। ये हमारे 4 नोबल ट्रुथ है। फर्स्ट है लाइफ इज फुल ऑफ सॉरो। ठीक है। क्यों है? ड्यू टू डिजायर। तीसरा नोबल ट्रुथ ये है कि आप ओवरकम कर सकते हैं अपने डिजायर्स को। ठीक है। और फोर्थ ये है कि करेंगे कैसे? थ्रू अष्टांगिका मार्ग। अब अष्टांगिका मार्ग में 8 वेज थे क्या? बहुत ही सिंपल से 8 वेज थे, जैसे राइट ऑब्जर्वेशन, डिटर्मिनेशन, स्पीच। ठीक है। आपकी मतलब भाषा या जो भी आपकी नॉलेज है वो अच्छी होनी चाहिए, आपका डिटर्मिनेशन राइट होना चाहिए। सिमिलरली इसी तरह के 8 तरीकों से आप जो है अपने डिजायर्स को ओवरकम कर सकते हैं। और एक और जो इनका इम्पोर्टेंट डॉक्ट्राइन थी वो था मिडिल पाथ। मिडिल पाथ का मतलब क्या है? अब आपको ये याद होगा जैनिज्म में क्या कहा था कि लिबरेशन किसको मिलेगा? लिबरेशन उसी को मिलेगा जो ऑस्टेरिटी फॉलो करेंगे। ठीक है। ऑस्टेरिटी का क्या मतलब होता है? मतलब थोड़ा भी मटेरियलिस्ट नहीं होना है लाइफ में। विद इन क्लोथ्स को भी छोड़ देना है, नेकेड रहना है, खाना वाना भी बहुत अच्छे से नहीं खाना है। तो इस तरह की चीजें, मतलब ये एक्सट्रीम है। ठीक है। बुद्धा जी ने क्या कहा? मिडिल पाथ आपको फॉलो करना है। ना बहुत एक्सट्रीम, मतलब ना बहुत सुख में रहना है, ना बहुत दुख में रहना है। ठीक है। मिडिल पाथ फॉलो करते हुए भी आप अष्टांगिका मार्ग को फॉलो कर सकते हैं और आपको लिबरेशन मिल सकता है। अब यू कैन कनेक्ट फ्रॉम यस्टरडे लेक्चर कि क्यों बुद्धिज्म के फॉलोवर्स बढ़े और क्यों जैनिज्म के फॉलोवर्स घट गए थे, डिक्रीज हो गए थे। उसका बेसिक और मेन रीजन यही था कि इनकी फिलॉसफी में मिडिल पाथ था। यानी इनको जो बुद्धिज्म सेट को फॉलो करने वाले लोगों को हर किसी को लिबरेशन मिल सकता था, बी इट वुमेन, बी इट मॉन्क, बी इट नॉर्मल पीपल। ओके। बट जैनिज्म में क्या था? जो ऑस्टेरिटी फॉलो करेंगे सिर्फ उसी को लिबरेशन मिलेगा। इस वजह से सिर्फ मॉन्क्स को ही जैनिज्म में लिबरेशन मिलेगा। इस वजह से इनकी पॉपुलैरिटी डिक्रीज हो गई थी और बुद्धिज्म की पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, बुद्धिज्म सेक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज गॉड एंड सोल। अब आपको याद होगा जैनिज्म रिकॉग्नाइज करता था। और कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इसी तरीके से आता है।
तो जैनिज्म जो है सोल और गॉड दोनों को रिकॉग्नाइज करता था। विद इन जैनिज्म का मानना ये था कि एवरीथिंग हैज सोल, एवरीथिंग हैज सोल इन इट, सब चीजों में आत्मा है, ठीक है, सारी ही चीजें लिविंग बीइंग है। बट बुद्धिज्म ऐसा नहीं मानता। दूसरा, बुद्धिज्म गॉड को भी रिकॉग्नाइज नहीं करता। जैनिज्म गॉड को भी रिकॉग्नाइज करता है, बट हाँ हायरार्की में उसको जिना से यानी महादेव प्रभु से नीचे रखता है, ठीक है। आगे अब देखते हैं, ट्रेड इन वेपन्स, इंटॉक्सिकेंट्स, मीट, ये सब अलाउ नहीं था बुद्धिज्म में। यही तो है अष्टांगिका मार्ग, आपको राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट वर्क, यही सब करना है। तो इस वजह से ट्रेड जो है वेपन्स में, इंटॉक्सिकेंट में, मीट में, ये सब में अलाउ नहीं था। आप देख सकते हैं ये और मतलब ये पॉइंट हमारा जैनिज्म और बुद्धिज्म दोनों में कॉमन है, ओके। अब नेक्स्ट हम ये देखते हैं, तीन मेन एलिमेंट थे हमारे बुद्धिज्म सेक्ट के। फर्स्ट इज बुद्धा, बुद्धा हिमसेल्फ जो है एक मेन एलिमेंट थे। बुद्धा मीन्स बुद्धा की जो टीचिंग्स थी, ठीक है। सेकंड इज संघ, संघ का क्या मतलब है, गौतम बुद्धा ने एक संघ या काउंसिल बोल सकते हैं, इसको बनाया था, ठीक है। तो ये क्या था, ये एक्चुअली इनके ग्रुप ऑफ डिसाइपल्स थे, जो जो भी मतलब सबके लिए ही संघ के गेट खुले हुए थे कि आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और फिर बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए लिबरेशन पा सकते हैं, ठीक है। शुरुआत में गौतम बुद्धा नहीं चाहते थे कि वुमेन इसमें एंटर हो, मतलब संघ या इस काउंसिल में एंटर हो। ऐसा नहीं है कि वुमेन को लिबरेशन मिलेगी नहीं विदाउट संघ, विदाउट एंटरिंग संघ, ठीक है, मिलेगी। बट संघ में क्या होगा ना, आपको घर को छोड़ना पड़ेगा पूरी तरह से, ठीक है, एसेटिक लाइफ जीनी पड़ेगी। तो शुरुआत में बुद्धा नहीं चाहते थे कि वुमेन इसको ज्वाइन करे, बट इनके एक डिसाइपल थे जिनका नाम था आनंदा, ठीक है। आनंदा के कहने पे इन्होंने वुमेन की एंट्री को अलाउ किया हुआ था, ओके। और थर्ड इंपॉर्टेंट जो एलिमेंट है वो है धम्मा। धम्मा धर्म से समझ सकते हैं हम लोग, यही वर्ड है, मतलब प्राकृत में धर्म, पाली में सॉरी, पाली लैंग्वेज में धर्म को धम्मा बोलते थे, ठीक है। तो धम्मा क्या है, धम्मा जस्ट ये सिंपल ये जो अष्टांगिका मार्ग है, इसी धर्म को फॉलो करते हुए, मिडिल पाथ को फॉलो करते हुए आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए तो आपको लिबरेशन मिल जाएगा, बुद्धा की टीचिंग्स को फॉलो करते हुए। बस यही सारी चीजें धर्म है, ओके। तो ये बुद्धा, संघ, धम्म, ये तीन मेन एलिमेंट है हमारे बुद्धिज्म सेक्ट के। तो हम आगे बढ़ते हैं। फोर इंपॉर्टेंट काउंसिल्स का अरेंजमेंट हुआ था, ठीक है। इन फोर काउंसिल्स में अब हम देखेंगे क्या हुआ था, दो चीजें हुई थी मेनली। एक तो फैक्शनलिज्म आया था, ठीक है, फ्रैक्शंस हुए थे बुद्धिज्म ग्रुप में इटसेल्फ, अभी हम आगे देखेंगे क्या क्या है। और दूसरा, थ्री मेन टेक्स्ट बुक्स, इनका कंपाइलेशन हुआ था बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक्स का, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो फर्स्ट काउंसिल अरेंज हुई थी राजगृह, ये बिहार में है, ठीक है, अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजात शत्रु, ठीक है। आप ये देख सकते हैं, आपको ये नाम याद होने चाहिए कि पैट्रोनाइज किसने किया था और हेड किसने किया था, ये दो अलग अलग लोग हैं। पैट्रोनाइज का सीधा सा मतलब है कि रिकॉग्नाइज कर रहा है। अब कोई भी चीज किंग वगैरह अगर रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली ज्यादा से ज्यादा लोग आके सुनेंगे उसको, ठीक है। तो फर्स्ट काउंसिल हुई थी बिहार में, राजगृह में, जिसको पैट्रोनाइज किया था आजाद शत्रु ने और हेड किया था इसको उपाली ने, ठीक है। और इस फर्स्ट काउंसिल में इंपॉर्टेंट वर्क क्या हुआ था कि विनय और सुत्त पिता का, अब ये जो हमारी तीन टेक्स्ट बुक है इनके नाम है, इनको देख लीजिए। पहली है विनय पिता का, दूसरी है सुत्त पिता का, और तीसरी है अभिधम्म पिता का। ओके। तो ये जो विनय पिताका है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन थे, रूल्स एंड regulations while you have to follow when you live in संघ, ओके। तो संघ में रहने के दौरान जो जो भी आपको रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना था, उन सारे रूल्स का कंपाइलेशन है विनय पिताका। सुत्त पिताका क्या है, बुद्धिस्ट की टीचिंग्स, जो भी बुद्धा के नॉलेज थे, जो भी इन्होंने मतलब टीचिंग्स वगैरह दी हुई थी, उन सब का कंपाइलेशन सुत्त पिता का था,
ठीक है। तो ये विनय और सुत्त पिताका का कंपाइलेशन या रिसाइटेशन हुआ था हमारा फर्स्ट काउंसिल में। अच्छा हाँ, ये जो फर्स्ट काउंसिल है ये बुद्धा की डेथ के बाद हुई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन में भी आज की जो है फर्स्ट काउंसिल या कोई भी काउंसिल क्या बुद्धा की लाइफ में हुआ था, तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बुद्धा की लाइफ के बाद यानी कि उनकी डेथ के बाद ही काउंसिल्स का अरेंजमेंट हुआ था। ठीक है, तो फर्स्ट काउंसिल में इंपॉर्टेंट ये है कि विनय और सूत पिताका का रिसाइटेशन हुआ था, पैट्रोनेज अंडर द पैट्रोनेज ऑफ अजात शत्रु हेडेड बाय उपाली। अब सेकंड काउंसिल हमारी वैशाली में हुई थी। ये भी रीजन हमारा नॉर्दर्न बिहार में है। ठीक है, ये जो एरिया है इसको किसने पैट्रोनाइज किया था? काला शोका किंग ने। और किसने हेड किया था? वो सबा कामी ने हेड किया था। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था, जो बुद्धिज्म सेक्ट था वो स्थावीरवादीन और महासंघिता दो ग्रुप में डिवाइड हुआ था। स्थावीरवादीन क्या थे? स्थावीरवादीन वो लोग थे जो एल्डर टीचिंग्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, ये एल्डर टीचिंग्स को फॉलो करेंगे स्थावीरवादीन। और महासंघिका ऑब्वियसली इनसे अपोजिट होंगे, ये ऐसा कुछ नहीं फॉलो करेंगे और इनको जो है ग्रेट ग्रुप्स करके भी इनको बोलते हैं। ठीक है, तो स्थावीरवादीन और महासंघिका तो फर्स्ट टाइम फैक्शन हुआ था बुद्धिज्म सेक्ट में सेकंड काउंसिल वैशाली में। तो स्थावीरवादीन जो है वो फॉलो करेंगे एल्डर की टीचिंग्स और महासंघिका ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, और इनको द ग्रेट ग्रुप्स भी बोलते हैं। थर्ड काउंसिल हुई थी हमारी पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र प्रेजेंट डे में पटना में है, ये भी बिहार में है। ठीक है, इसको पैट्रोनाइज किया था अशोका ने और हेड किया था मोगाली पुत्र तिस्सा ने। ठीक है ये नाम आपको याद होने चाहिए। और इसमें जो इम्पोर्टेंट काम हुआ था वो अभिधम्म पिताका का कंपोजर हुआ था। अभिधम्म पिताका क्या है? अब तीन टेक्स्ट बुक हमारी रेडी हो चुकी है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट बुक। ठीक है, और ये तीनों ही हमारी पाली लैंग्वेज में है। ओके, तो अभिधम्म पिताका में फिलोसफिकल क्वेश्चंस के आंसर दिए गए थे। फिलोसफिकल क्वेश्चंस। ठीक है, मीन्स क्या लाइफ है आफ्टर डेथ के बाद, क्या सोल एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो ये सारी फिलोसफिकल चीजें हैं जिनके आंसर्स का कंपाइलेशन अभी धम्मा पिता का है। ठीक है, फिर से ये याद रखिए, विनय पिता का रूल्स और रेगुलेशंस का कंपाइलेशन है, व्हाइल यू हैव टू फॉलो इन लिविंग ड्यूरिंग संघ। सुत्त पिता का बुद्धिस्ट टीचिंग्स की कंपाइलेशन है। अभिधम्म पिता का फिलोसफिकल क्वेश्चंस के आंसर्स का कंपाइलेशन है। ठीक है, फोर्थ काउंसिल हमारी कश्मीर में हुई थी जिसको कनिष्क ने पैट्रोनाइज किया था। कनिष्क ये हमारा कुशना डायनेस्टी के किंग थे। कुशना डायनेस्टी। ठीक है, ये कश्मीर में हुई थी और इसको हेड किया था वासुमित्रा और अश्वघोष ने। ठीक है, अश्वघोष के बारे में वैसे तो आर्ट एंड कल्चर में फिर से पढ़ेंगे, पर अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी थी। बुद्ध चरित्र ये क्या थी? ये बायोग्राफी है, बायोग्राफी ऑफ बुद्धा। ठीक है, ये अश्वघोष ने लिखा था। ठीक है, तो अश्वघोष वाज द राइटर ऑफ बुद्ध चरित्र जो कि बायोग्राफी है बुद्धा की। ठीक है, तो कनिष्क कुशना डायनेस्टी के किंग थे। इन्होंने फोर्थ काउंसिल का अरेंजमेंट किया था, पैट्रोनाइज किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ वासुमित्र एंड अश्वघोष। अब इस वक्त पे क्या हुआ था, बुद्धिज्म हमारा महायाना और हिनायना दो ग्रुप, और ये ग्रुप हमारे आज तक एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक है, महायाना और हिनायना दो तरह के ग्रुप्स में डिवाइड हो गए थे। ओके, हिनायना जो फॉलोवर है ये आज भी हम देखेंगे कि साउथ ईस्ट एशिया में हिनायना जो बुद्धिस्ट सेक्ट है वो हिनायना वाला टीचिंग्स फॉलो करते हैं। और महायाना ये हमारा ईस्टर्न एशिया में महायाना आज तक फॉलो होता है। डिफरेंस क्या है? ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस देख लेते हैं कि डिफरेंस क्या है। तो हिनायना जो है इनको स्मॉलर व्हील्स भी कहा गया था, स्मॉलर व्हील्स। ठीक है, इनकी बेसिक टीचिंग्स क्या थी? इनकी बेसिक टीचिंग्स थी कि जो जो बुद्धा ने कहा है हम उसको फॉलो करेंगे। ठीक है, ओल्ड टीचिंग्स, ओल्ड टीचिंग्स को फॉलो करने वाले जो ग्रुप थे उनको हिनैना बोलते हैं। और महायाना कौन से ग्रुप थे? महायाना इनको द ग्रेटर व्हील भी बोलते हैं। ठीक है, महायाना जो है अब नई टीचिंग्स लाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अब ये संस्कृत का यूज करेंगे।
मतलब अब तक जो पाली लैंग्वेज का यूज हो रहा था, जैसे हिनायना पाली लैंग्वेज को ही प्रेफर करेगी, पर महायाना ग्रुप संस्कृत लैंग्वेज को प्रेफर करेगा। दूसरा, हिनायना ग्रुप जो है वो बुद्धा को एज एन सिंबल पूजा करते थे, ठीक है, बट अब आइडल वर्शिप शुरू होगी। आइडल भी, आइडल मीन्स मूर्ति, ठीक है। तो अब मूर्ति की पूजा शुरू होगी। ये कौन सा ग्रुप करेगा? ये सारे चेंजेस महायाना लाएंगे, ठीक है। इनको ग्रेटर व्हील बोलते हैं, इनको हिनाना को द स्मॉलर व्हील बोलते हैं। हिनाना की बेसिक चीज क्या है? ये ओल्ड टीचिंग्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। आप ये देख सकते हैं जो स्थावीर वादन कर रहे हैं अब वो हिनाना करेंगे, और महासंघिका ही आगे चेंज होके महायाना बना है, ठीक है। तो महायाना द ग्रेटर व्हील है। अब ये संस्कृत का यूज करेंगे, आइडल वर्शिप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी तक हिनायना को फॉलो करने वाले लोग क्या थे? ये थोड़ा सा ऑस्टेरिटी को फॉलो करते थे, बहुत ही रिचनेस के साथ ये नहीं जिएंगे, किसी भी राजा से बहुत ज्यादा पैसे वैसे नहीं लेंगे। बट महायाना ग्रुप ऐसा कुछ नहीं करता, ये अच्छे से डोनेशंस वगैरह लेता है, मतलब और लाइफ पूरी मटेरियलिस्टिक तरीके से जीता है ये ग्रुप, ठीक है। तो ये चेंजेस थे जो अब आए थे फोर्थ काउंसिल के बाद। और आज तक हिनायना ग्रुप हमारा इस तरह से पूजा होती है हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। और महायाना ये चाइना जापान इन सब जगहों पे जो बुद्धिज्म सेक्ट फॉलो होता है वो वाया महायाना टीचिंग्स के थ्रू होता है, ओके। सारे ही टेक्स्ट पाली में थे अब तक, ये जो सारे जैसे विनय पिटका, सुत्त पिटका, विधम्म पिटका, ये सारी पाली में थे। कुछ और इम्पोर्टेंट वर्क है जो कि आपको पता होने चाहिए। वर्क मीन्स टेक्स्ट बुक है। दीपवमसा, महावमसा, कुलवमसा, ठीक है। दीपवमसा, महावमसा, कुलवमसा ये मेनली श्रीलंका में लिखे गए थे, ये इंडिया में नहीं, ये श्रीलंका में इनका कंपाइलेशन हुआ था, ठीक है। और इसके जो मतलब हम कह सकते हैं इसको भी जो पैट्रोनाइज किया था वो अशोका ने किया था। वो हम लोग आगे मॉडर्न डायनेस्टी में पढ़ेंगे, और नहीं तो आगे आर्ट एंड कल्चर में। बट फिलहाल के लिए टेक्स्ट बुक का नाम आपको याद होना चाहिए कि ये किस रिलीजन से रिलेटेड है। तो दीपवमसा, महावमसा, कुलवमसा, ओके। हम आगे बढ़ते हैं। और मन्नी मेकलाई, ये हमारा तमिल टेक्स्ट बुक है, तमिल लैंग्वेज में है, ठीक है। इसको लिखा किसने था? सप्तनार ने लिखा था, और ये भी बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, ओके। इस टाइप के सीधे सीधे क्वेश्चन आ चुके हैं कि टेक्स्ट बुक का नाम दिया है, या तो राइटर से आपको मैच द कॉलम करना है, या तो रिलीजन से मैच करना है, ओके। अब हम ये देखते हैं नेक्स्ट कि बुद्धिज्म रिलीजन का डिक्लाइन क्यों हुआ। तो फर्स्टली तो 12th सेंचुरी एडी में हम ये देखेंगे कि जहां इसका बर्थ हुआ वहीं ये सब डिक्लाइन हुआ, यानी इंडिया में इसका बर्थ हुआ, और इंडिया में ही आज भी हम देखेंगे कि ये डिक्लाइन ही है, क्योंकि सिर्फ लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, थोड़े बहुत उत्तराखंड में, एंड वेरी स्मॉल पॉपुलेशन इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, बस। इसके अलावा और कहीं पे भी एज सच बुद्धिस्ट जो रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हम लोग नहीं पाएंगे, ठीक है। अब ये हुआ क्यों? तो आप रीजन तो अभी देख ही रहे हैं कि जो है सबसे पहले तो ऑल्दो हम लोगों ने ऊपर देखा कि बुद्धिज्म जो रिलीजन था वो फेवरेबल था शुरुआत में। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि ये जो महायाना था, इसके बाद से क्या हुआ ना, कुछ करप्ट प्रैक्टिसेस भी स्टार्ट हो गई। ऑल्दो ऐसा नहीं है कि इसमें करप्ट प्रैक्टिसेस बोली गई थी करने के लिए, पर होता क्या है कि जब आप फंडिंग वगैरह अब आप एक्सेप्ट करने लगे हो, जब संघ में पैसा आने लगा है बहुत ज्यादा, तो अब जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स थे वो अब लाइफ सिंपल नहीं जी रहे हैं, ठीक है। अब वो लाइफ बहुत ही लग्जूरियस लाइफ जी रहे हैं। तो उसके बाद उनके अंदर वो मेडिटेशन करना या वो टीचिंग वो डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं जैसे पहले हो पा रही थी। इस वजह से बुद्धिज्म रिलीजन कमजोर पड़ गया। सेकंड मेन रीजन क्या था? ब्राह्मणास, इन्होंने अपने रिलीजन को रिफॉर्म कर लिया। इधर क्या था ना, ब्राह्मण्स क्या कर रहे थे, अभी तक इनका कहना ये था कि शूद्र है, विमेन है, इन सबको लिबरेशन नहीं मिलेगा, ये ऋग्वेद वगैरह पढ़ नहीं सकते। बट ये अब अपने रिलीजन में रिफॉर्म ले आए, क्यों? क्योंकि अब ये देख रहे हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म को फॉलो करने वाले लोग ज्यादा हो रहे हैं। तो अब ये जो सैक्रिफिशियल सेरेमनीज करके, जो चीजें करके इनका घर चलता था, मतलब इनकी अर्निंग होती थी, वो बंद हो रही है ड्यू टू न्यू सेक्ट्स। तो इन्होंने भी अपने रिलीजन में रिफॉर्म्स लाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस रिलीजन को फॉलो करें, पार्टिसिपेट करें। थर्ड वन इज पुष्यमित्र शुंगा, ठीक है। पुष्यमित्र शुंगा क्या था? सबसे पहले तो बहुत छोटे में जान लेते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। मौर्यन डायनेस्टी ये हमारा बिहार रीजन में था।
मौर्यन डायनेस्टी के बाद जो है शुंगा डायनेस्टी आया, शुंगा डायनेस्टी, ठीक है, एंड कन्वा डायनेस्टी। तो मौर्यन डायनेस्टी के जो लास्ट किंग थे वो थे बृहद्रथ, बृहद्रथ। सिंस मौर्यन डायनेस्टी में ही अशोका थे, अशोका जो है बुद्धिज्म के बहुत बड़े पैट्रोनाइजर थे बुद्धिज्म सेक्ट के, और लास्ट किंग बृहद्रथ था, तो मौर्यन डायनेस्टी आप कह सकते हैं कि ये पैट्रोनाइजर था बुद्धिस्ट सेक्ट का, ठीक है। तो लास्ट जो इनके किंग थे बृहद्रथ, इनको जो है पुष्यमित्र शुंगा ने मतलब मार डाला था, ठीक है। ही हैड किल्ड बृहद्रथ, और ये ब्राह्मण थे, ये बिल्कुल भी बुद्धिज्म सेक्ट को लाइक नहीं करते थे। तो मौर्यन डायनेस्टी के बाद इस रीजन में शुंगा डायनेस्टी आया, और फिर उसके बाद कन्वा डायनेस्टी आया, और ये दोनों ही ब्राह्मण्स थे, ठीक है। जिसमें कि सबसे पहले पुष्यमित्र शुंगा, जिन्होंने लास्ट मौर्यन किंग बृहद्रथा को किल कर दिया था, और इसके बाद कई सारे बुद्धिस्ट को भी परसिक्यूट कर दिया था, मतलब पैट्रोनाइजर को भी मार दिया था, जो वेल्दी पैट्रोनाइजर थे, उसको भी मार दिया था, और बाकी फॉलोवर्स को भी ये मार रहे थे, ठीक है। इस वजह से भी इनकी फॉलोइंग डिक्लाइन हो गई। बाकी 6th सेंचुरी में हुना इन्वेजन हुआ, ठीक है। हुना इन्वेजन में सबसे इंपॉर्टेंट किंग थे हमारे मिहिर कुला, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इन्वेजन हुआ था, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जो भी बुद्धिस्ट सेक्ट था, वो मेनली मिहिर कुला ने उनको मार डाला था, ठीक है। फिर उसके बाद अरब्स और टर्क्स का भी इन्वेजन हुआ था। लास्ट में हम ये देखेंगे कि जो हमारे राजपूत थे, हमारे राजपूत हमारे इधर वेस्टर्न इंडिया के साइड में, ये भी लाइक नहीं करते थे एज सच बुद्धिस्ट टेक्स्ट को। क्यों? क्योंकि राजपूत सेक्ट है, डेफिनेटली ये क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग कर रहे हैं, तो इनको वॉर वगैरह करनी पड़ रही है, जो कि बुद्धिज्म टीचिंग्स के अगेंस्ट में है। तो इसलिए ये लोग जो थे भी पैट्रोनाइजर, जो शायद पैट्रोनाइज करते तो बुद्धिस्ट सेक्ट बच जाता, बट इन्होंने पैट्रोनाइज नहीं किया, ठीक है। और अरब्स और टर्क्स का इन्वेजन हुआ, इस वजह से बुद्धिस्ट सेक्ट जो है और कन्फाइंड हो गया। ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अब हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, जो कि मौर्यन डायनेस्टी पे बेस्ड होगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।